हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष। वेलकम बैक टू मोमेंटम पॉडकास्ट। काफ़ी टाइम हो गया है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, बट मेरे लास्ट मोमेंटम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से आज तक कम से कम 1 महीने का गैप है। वो तो मेरा पहले से बहुत सारे चीज़ रिकॉर्डेड रहते हैं जिसके वजह से पॉडकास्ट आते रहता है। लेकिन ये पॉडकास्ट ठीक पब्लिश होने के करीब 2 घंटे पहले रिकॉर्ड हो रहा है। और ये तुमने शायद पहले सेटअप कभी देखा नहीं होगा क्योंकि मैं नए जगह में मूव हुआ हूँ। और बस इसे स्टार्ट करने से पहले ही कम से कम 1 घंटे तक मैंने इधर उधर से जुगाड़ लगाया क्योंकि मेरा अभी तक सारा एपरेटस आया नहीं है, सेटअप आया नहीं है। तो जितना आया है उसको यूज़ करके किसी तरह से मैंने कुछ लाइट वाइट यहाँ सेट किया है, इसलिए तुम्हें कुछ साइड थोड़ा डार्क लग रहा होगा, पर चलता है, ऐसे भी पॉडकास्ट सुना जाता है। और मैं थोड़ा वीडियो शेयर करूँगा अभी इंस्टाग्राम के स्टोरी में, तो देख लेना। चूँकि जैसा मैंने बताया अभी पब्लिश हुआ है, अभी तुरंत स्टोरी शेयर करूँगा, तो देख लेना कि सेटअप मैंने किस तरह से जुगाड़ पड़ा है। वहाँ लिटरली एक ये कैलिफोर्निया में रह के लिटरली आ गया मेरे में, छोड़ो। वहाँ पे एक ट्रॉली बैग है जिसके ऊपर मैंने क्लैम्प किया एक रॉड को, जिसके ऊपर ये लाइट लगा हुआ है, जिसके सामने बटर पेपर है, और इसके ऊपर मेरा जैकेट है ताकि ये लाइट बहुत ज़्यादा फ्लैश ना करे। पर फिर भी काफ़ी प्रोफेशनल से तुम्हें सेटअप लग रहा होगा। जिस हिसाब से मेरे पास सामान है उसके आ, उसके सब्जेक्टिव, आई बिलीव हर चीज़ सब्जेक्टिव होता है, कंपैरेटिव होता है ना। चलो छोड़ो, आज का डिस्कशन क्या रहेगा। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। चूँकि मैंने तुम्हें बताया, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि मेरे लास्ट मोमेंटम पॉडकास्ट से आज तक में काफ़ी जाइगेंटिक डिफरेंस है 1 से 2 महीने के बीच, और इसके बीच बहुत सारा चीज़ हुआ है। जैसे मैंने पूरे इंडिया में टूर किया, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे क्वेश्चंस आए मेरे सामने। ये बुक पब्लिश हुआ, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे, मतलब लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। वो तो छोड़ो, अमेज़ॉन में जाके रिव्यूज़ पढ़ लेना लोगों को कितना पसंद आ रहा है। आई थिंक जो रेटिंग इसका चल रहा है इट इज़ 4.8 और समथिंग, इट्स लाइक 90% और सो 5 स्टार रेटिंग, और कुछ 4 स्टार विच इज़ वेरी जेन्युइन और होना भी चाहिए अगर सारे 5 स्टार है तो वो फेक है। और मुझे लगता है एक 3 स्टार था, बाकी सारे के सारे 5 स्टार। कहाँ था मैं, हाँ, तो इन सब एक्सपीरियंसेस की वजह से बहुत सारे टॉपिक्स आए हैं जो कि बिल्कुल अभी ट्रेंडिंग तो नहीं बोलूँगा क्योंकि तुम अगर गूगल ट्रेंड में देखोगे तो वो मिलेगा नहीं, लेकिन लोग ये फेस कर रहे हैं, बात ये है। और अगर लोग ये फेस कर रहे हैं तो मैं इसे डिस्कस करूँगा। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे थ्रू आउट द टूर मिला था, जो था सोसाइटल पीयर प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर। ये सारे चीज़ के बारे में मैं बात कर चुका हूँ इंग्लिश पॉडकास्ट में। अगर तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट है कि हिंदी में भी आए तो नीचे कमेंट करो, लेकिन मुझे पता है दिस इज़ लाइक नंबर 1 प्रॉब्लम, है ना। कुछ टाइम पहले एक टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का भी वीडियो आया था, वो भी इंग्लिश में था, टॉक 4712 चैनल में। उसमें ये सारे चीज़ डिस्कस हो गए थे। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि इंग्लिश पॉडकास्ट और हिंदी पॉडकास्ट में टॉपिक तो कभी भी 100% सेम नहीं होता, क्योंकि टॉपिक्स का कोई कमी नहीं है, बनते जाते हैं, बल्कि जितने टॉपिक्स हैं उतने डिस्कस भी नहीं हो पाते। तो करीब 1 महीने पहले की बात है, एक टेलीफोनिक कंसल्टेंसी सेशन में एक लड़की से बात हो रही थी मेरी, जो 4 साल से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का तैयारी कर रही है। उसने कुछ ऐसा प्रॉब्लम बताया जो मुझे 1-2 बार और इनकाउंटर हुआ टूर के ड्यूरेशन में और कॉल्स के ड्यूरेशन में। और ये प्रॉब्लम है कि मेरे पास इतना सारा काम हो गया है, और मुझे लगता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसका सिलेबस का बात करते हो तो पहाड़ समुद्र की तरह सिलेबस है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब स्टार्ट करें तो कहाँ करें, और इसके वजह से मेरा एंग्जाइटी हो रहा है। ठीक है, ये टर्म उसने यूज़ किया था, मैंने नहीं। आ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आजकल मैं जितने लोगों से भी पर्सनली बात कर रहा हूँ, 60 to 70% लोग ये बिल्कुल बोल रहे हैं कि मुझे एंग्जाइटी और मुझे डिप्रेशन है। अब मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन ये नंबर बढ़ते जा रहा है क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से स्टूडेंट से बात तो कर ही रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम नया है। अब एक डिप्रेस्ड होता है और एक क्लिनिकली डिप्रेस्ड होता है।
तो जब तक वो डायग्नोज नहीं हुआ है मुझे नहीं लगता कुछ बोलना सही है। अगर तुम्हें लगता है तो मुझे लगता है कि तुम्हें एक प्रोफेशनल के पास भी जाना चाहिए। लेकिन एक लेवल का एंग्जाइटी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ मैंने भी एग्ज़ाम्स का तैयारी किया है, या फिर इन जनरल कुछ भी अगर बहुत ही बड़ा करना होता है, और ये मैंने रिसेंटली फेस किया, क्योंकि पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, मैं बुक पब्लिश हुआ, ठीक है। तो अब ये बुक ख़त्म हो गया, अब ये बुक पे मैंने 5 साल से काम किया है, ठीक। और मैं कुछ भी अगर राइटिंग का वर्क है तो उसे ऐसे झट से 6 महीने में करके पब्लिश नहीं करने वाला, ये मुझे पता है, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे अब ये पता है कि मुझे अपने नेक्स्ट बुक पे वर्क करना है, तो उस पे भी कम से कम 2 से 3 साल तो लगेगा ही। क्योंकि अब मेरे पास एक्सपीरियंस है तो शायद वो प्रोसेस जल्दी हो जाए। लेकिन अब मेरा टारगेट है कि एक 100% फिक्शन बुक लिखा जाए, जिसका मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है वो 6 साल भी लग जाए। मुझे नहीं पता। पॉइंट ये है कि ये टास्क बहुत ही बड़ा है, और व्हेन यू आर गुड एट समथिंग तुम्हें उसे करने में मज़ा आने लगता है। जैसे अब ये बुक जो है ये 6th ड्राफ्ट, 7th ड्राफ्ट, 8th ड्राफ्ट में है, तो बुक एक कंप्लीशन में आ चुका है। मुझे पता है पूरा स्टोरी लाइन क्या है, प्लॉट क्या है, तो अब मुझे उसे एडिट करने में मज़ा आएगा, क्योंकि अब मैं बस ट्वीक कर रहा हूँ, अब मैं उससे खेल रहा हूँ, तो दैट इज़ फन। बट अब तुम नया बुक लिखना स्टार्ट करते हो तो क्या होता है कि नाउ इट इज़ हॉरिबल, क्योंकि अब जो चल रहा है दैट इज़ व्हाट वी कॉल फर्स्ट ड्राफ्ट। अब फर्स्ट ड्राफ्ट तो ऑब्वियसली वर्स्ट ड्राफ्ट होगा। तो ये फेस करने की वजह से मुझे भी लग रहा था कि यार कितना बड़ा चीज़ है, और जब ऐसा होता है तो मूव करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। और इस इसे इससे कई बार लोग एंजाइटी के डोमेन में घुस जाते हैं। वो एग्जैक्टली क्यों होता है मैं डिस्कस करने वाला हूँ, अभी तो बस बैकग्राउंड दे रहा हूँ। अभी तो बस डिस्कशन स्टार्ट होगा। दूसरा जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आज, वो है स्ट्रक्चर। जनरली लोगों में दो चीज़ का कमी होता है, जैसे कुछ भी अकम्प्लिश करना है, और किसी ने भी कुछ भी अकम्प्लिश किया उसमें ये दो चीज़ ज़रूर होता है। एक तो होता है स्ट्रक्चर, जो मैंने बता दिया, और दूसरा होता है फोकस। ये दो चीज़ अगर रहेगा तभी तुम कोई भी चीज़ अकम्प्लिश कर पाओगे। ये क्यों है? इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। कुछ भी चीज़ अकम्प्लिश करने के लिए बहुत लंबे ड्यूरेशन तक तुम्हें एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली भागना पड़ता है। अब तुम किसी एक ही डायरेक्शन पे कंटिन्यूसली क्यों जाओगे? तभी जाओगे अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर है कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके आगे क्या करना है, तुम्हें पता है कि एक स्ट्रक्चर है। डेली भी अगर तुम किसी एक चीज़ पे ही काम कर रहे हो, मान लो आज मैं सुबह से उठा और अभी तक सेम चीज़ पे काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे आज के दिन में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके बारे में मैंने रिसेंटली टाइम मैनेजमेंट करके एक पॉडकास्ट है, उस पर डिस्कशन किया था, इंग्लिश में, आर्ट पॉडकास्ट में, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर की वजह से ही इंसान में एक मोटिवेशन आता है आगे मूव करने का। ऐसा कभी भी मत सोचना कि तुम ऐसे हो और तुम काम नहीं कर पाते। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, मैं लेज़ी हूँ, और इसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाता, ठीक है। बट रियलिटी ये है कि एवरीबडी फेसेस द सेम प्रॉब्लम। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि the heroes or the gods that you look up to, they face the same challenges. They experience the same emotions. The only difference is that they deal with it differently. ये डिफरेंस होता है एक एक्सेलेंट लेजेंड में और एक एवरेज पर्सन में। क्या एनकाउंटर हो रहा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो फिर से हम पॉइंट पे आते हैं कि पहले तो ये मेंटल ब्लॉकेज हटाओ अपने दिमाग से कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ और मुझसे नहीं हो पाएगा। जो कर रहा है, अगर कोई सिस्टमैटिकली किसी चीज़ के लिए काम कर रहा है, वो भी सेम प्रॉब्लम्स को फेस करता है। बस डिफरेंस ये होता है कि उसके दिमाग में एक स्ट्रक्चर रहता है, उसके पास हमेशा एक टास्क रहता है कि अभी क्या करना है, आगे क्या करना है। इस स्ट्रक्चर का मैं बात कर रहा हूँ। और जो दूसरी चीज़ के बारे में मैंने बात किया वो है फोकस। अब फोकस क्या होता है? फोकस बहुत ही डिफरेंट चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे तुमने अभी सोचा कि तुम्हें इंजीनियरिंग करके ग्रेजुएट करके एक बहुत ही अच्छा जॉब लेना है, ठीक है। पर तुमने ये भी सोचा कि तुम्हें एक स्टार्टअप करना है जिस पे तुम्हें अभी काम करना स्टार्ट करना है। और फिर तुमने ये भी सोचा
कि मुझे एमबीए करना है और फिर तुमने ये भी सोचा कि तुम्हें गेट का एग्ज़ाम देना है, और फिर तुम ये सारे चीज़ सोच रहे हो एक दो हफ्ते के डिफरेंस में। तो अगर ये फोकस नहीं रहेगा कि एग्जैक्टली तुम्हें क्या करना है, तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसीलिए कोई एक चीज़ को पकड़ो, उसमें पेशेंस रखना है और फिर आगे बढ़ना है। अब ये सारे चीज़ को मैं, ये तीन चीज़ के बारे में मैंने बात किया ना, एक जो तुम्हारा एंग्जाइटी होता है बहुत बड़ा टास्क देख के, दूसरा जो तुम्हारा स्ट्रक्चर का कमी रहता है मैक्सिमम लोगों में, और तीसरा जो फोकस का कमी रहता है। ये तीनों चीज़ मेरे एक ही कन्वर्सेशन में डिस्कस हुआ है। उसके बाद अगर टाइम बचा तो मेरे पास 4 क्वेश्चंस हैं जो कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं, जिसे मैंने रिप्लाई किया था कि आई डिस्कस इन अ पॉडकास्ट। और ये चीज़ जान लो कि अगर तुम कोई भी कमेंट कर रहे हो तो मैं ही पढ़ रहा हूँ और मैं ही रिप्लाई कर रहा हूँ। तुम देखोगे कि ऑलमोस्ट 90 to 95% जो कमेंट्स किए हुए हैं उसका रिप्लाई होगा। अगर नहीं है 2 दिन बाद आना, रिप्लाई रहेगा उसमें, और वो मैं ही करता हूँ रिप्लाई। ठीक है, तो ये सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो अगर टाइम बचा तो वो कमेंट्स का भी आंसर करूँगा। अब मैं थोड़ा फास्ट, कुछ मिस आउट किए बिना फास्ट सब चीज़ों को एक एक करके समझाता हूँ। देखो, केस स्टडी ये है कि 4th ईयर और 4th अटेम्प्ट है किसी का सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन का, और ये लड़की जब सुबह उठती है तो उसे समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे और क्या ना करे, और ऐसा सोचते सोचते 5 बज जाता है और कोई भी काम नहीं होता। डेली अगर उसने देखा कि वो कितना घंटे पढ़ती है, तो इट टर्न्स आउट टू बी समवेयर अराउंड 2 to 3 आवर्स मैक्सिमम, अगर वो पूरे दिन बस इन्वेस्ट कर रही है इस एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए ही। तो मैंने एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया, और ये क्वेश्चन तुम लोग भी अपने आप से पूछ सकते हो कि लेट अस से आज तुम सुबह उठे, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि आज तुम्हें क्या क्या करना है और आज तुम्हारे पास कितना टाइम है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स टाइम मैनेजमेंट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे भी डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो होता है कि अगर तुम्हारे पास स्ट्रक्चर नहीं है डे का तो तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, और दूसरा प्रॉब्लम होता है तुम्हारा जो एंग्शियस फील होता है, क्योंकि एक बात तो पक्का है कि तुम्हें ये काम करना है। बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसे तुम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर तुमने सोचा कि तुम्हें एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करना है तो तुम्हें ये सारे काम करने तो हैं ही, लेकिन तुम्हारे पास स्ट्रक्चर नहीं है तो तुमने वो काम किया नहीं, मिस आउट हो रहा है, ये बात तुम्हें पता है, इससे तुम चुप नहीं सकते। इसकी वजह से एक एंग्जाइटी होती है, डर डर होता है। ठीक है, ये नए नए टर्म्स एंग्जाइटी डिप्रेशन सब कुछ घुसा देते हैं हमारे हिसाब से। एक डर आने लगता है कि तुम्हें डर लग रहा है कि मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा क्या होगा आगे, है ना, चिंता हो रही है तुम्हें। तो इसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है कि जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या क्या काम करना है और तुम्हारे पास कितना टाइम है जिसमें तुम्हें वो सारे काम करना है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान देना कि ये सारे चीज़ बेटर होगा अगर तुम एक दिन पहले ही डिसाइड कर लो। अब तुमने कल डिसाइड किया नहीं था, आज तुम मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हो तो अभी कर लो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम एक रात पहले करोगे तो वो बेटर है। क्यों? इसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। सुबह उठते ही तुम्हारा जो ब्रेन होता है वो सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है, इट इज़ वेल रेस्टेड, इट इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव। अभी का 2 घंटा तुम्हारे शाम के 5 घंटा के बराबर है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव माइंड नॉलेज को चर्न और लर्न करने में ना इन्वेस्ट होके ये प्लान करने में जा रहा है कि मुझे आज क्या करना है। ठीक है, क्या करना है इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता। सुनो, अब किसी डे को कैसे प्लान करते हैं, इसके लिए बहुत सिंपली तुम्हें बस देखना है कि एक डे में तुम्हारे पास कितना टाइम है। ये सबको पता होता है। मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कुछ लोग बोल रहे थे अरे हमें नहीं पता, कभी कभी ये हो जाता है, कभी कभी वो हो जाता है। भाई तुम पता नहीं कितने ज़्यादा ऑन दी एज रहते हो लिविंग ऑन दी एज, कि तुम्हें पता ही नहीं है कि कल क्या क्या करना है तुम्हें। सबको पता होता है कि कल का दिन कैसा होगा, 100% किसी को नहीं पता होता, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। फ्यूचर तो यहाँ पे कोई प्रेडिक्ट कर नहीं रहा। ठीक है, इसीलिए इसे टेंटेटिव बोलते हैं। ज़्यादा दिल पे मत ले लो कि कल कितना टाइम है तुम्हारे पास, वो टेंटेटिवली मैं बोल रहा हूँ कि टेंटेटिव तुम्हारे पास कितना टाइम है। बस एक आइडिया होना चाहिए, उसके हिसाब से एक आइडिया होना चाहिए कि ये टास्क इतना घंटा लेगा, करीब करीब, दिल पे मत ले लो। ठीक है, करीब करीब इतना टाइम लेगा, जिसके हिसाब से हमें पता चलता है हम करीब करीब 5 टास्क कर लेंगे। अगर वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो 4 टास्क कर पाए,
अगर थोड़ा अंडर प्रेडिक्ट कर दिया तो 6 टास्क कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तुमने सोचा कि 5 टास्क कर सकते थे लेकिन 2 ही हो रहा है। अरे नहीं, हमने सोचा था 5 टास्क कर सकते थे लेकिन 10 का टाइम बचा हो, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी लगा लो, थोड़ा बहुत सोच लो कि कितना हो सकता है, और उसके हिसाब से तुम्हें थोड़ा बहुत ये सोचना है कि एक टास्क में कितना टाइम लगता है। तो मैंने उसे बोला सिंपल सा है, बस बातें मत करो, एक पेन उठाओ और एक पेपर उठाओ, और ये तुम अभी तुरंत कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे क्या क्या करना है मुझे पता भी नहीं है, जिसकी वजह से मुझे बहुत चिंता हो रहा है और डर लग रहा है, ये एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे गंदे गंदे टर्म्स में अभी यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो बस डर लग रहा है और समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, तो मुझे चिंता हो रही है, तो एक पेपर उठाओ और एक पेन उठाओ और फिर लिखो ना यार तुम्हें क्या क्या करना है। मतलब ऐसा है कि हाँ मुझे आज असाइनमेंट भी करना है, फिर एक एग्ज़ाम भी आ रहा है, फिर दोस्तों ने बोला है बाहर चाउमीन खाने भी जाना है, उसके बाद पापा ने बोला था थोड़ा ये काम भी करना है, उसके बाद ये भी है। ऐसे मत सोचते मत रहो, इसी से ओवर थिंकिंग आता है, जो कि एक बहुत ही अलग ही लेवल का कचड़ा चीज़ है, ठीक है। उसके बारे में किसी और दिन छोड़ो। अभी हर चीज़ जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स है और टास्क है ये रोटेट हो के तुम्हारे पास दिमाग में घूमते रहे, इससे अच्छा है पेपर उठाओ, पेन उठाओ और लिखना चालू करो। अगर ज़्यादा ही हाई टेक हो तो लैपटॉप उठाओ और वहाँ पे कोई भी ऐप डाउनलोड करके टास्क वाला नोट करना स्टार्ट कर दो। हर चीज़ में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके बारे में हमने पहले भी बात किया है कि तुम्हारा जो ब्रेन होता है वो केमिकल मिक्सचर है, उसमें ऐसा नहीं है कि ऐसे रैक्स बना हुआ है और एक पर्टिकुलर जगह में एक चीज़ है। तुम अगर उसे स्ट्रक्चर आउट नहीं करोगे फिज़िकल डोमेन में, जिस 3 डायमेंशन में हम रहते हैं उसमें अगर तुम स्ट्रक्चर आउट नहीं करोगे तो तुम्हारे ब्रेन में वो केमिकल लोचा होते रहेगा और कुछ भी सॉल्व होगा नहीं। इसीलिए जब भी तुम्हें ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसे लिखना ज़रूरी है, और उसके बाद वो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल हो जाता है। 2 चीज़ में डिवाइड हो जाएगा, आइदर ये पॉसिबल है करना या फिर ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर पॉसिबल ही नहीं है तो वाई वरी, अगर पॉसिबल है तो करो, वाई टू वरी, है ना। तो मतलब चिंता का पार्ट तुम्हारा बाहर चला गया इक्वेशन से, ठीक है। तुमने लिखा कि आज मुझे ये 1 2 3 4 5 6 6 काम करना है, ठीक है। फिर दूसरा मैंने क्या बोला कि तुम्हें देखना है कि तुम्हारे पास कितना टाइम है। तो तुमने देखा कि ओके 10 बज गए हैं और रात के 10 बजे मुझे सोना है, ठीक है। ये ब्रैकेट बना दो, अगर ये नहीं बनाया तुमने तो तुम टाइम पे सोओगे नहीं, तो फिर अगले दिन तुम टाइम पे उठोगे नहीं, फिर अगले दिन तुम टाइम पे सोओगे नहीं, और वो साइकिल तो हम सभी जानते हैं, है ना। तो इसीलिए एक ब्रैकेट बना दो कि हाँ इतना टाइम है मेरे पास आज, और देखते हैं कि हर एक टास्क कितना टाइम लेगा, पर टास्क कितना कितना टाइम लगेगा। और वो तो ऑब्वियसली सेम नहीं है, लेकिन तुम्हें एक टेंटेटिव आइडिया है कि एक पर्टिकुलर टास्क कितना टाइम लेता है, ठीक है। तो लेट अस से 10 से 10 12 घंटे, और उसमें से घटा दो 2, खाना पीना है, बाकी सारे काम करने हैं तुम्हारे, और थोड़ा अगर घूमने फिरने का प्लान है तो वो भी घटा दो। जो भी है नेसेसरी, जो भी है वो कितना टाइम लेगा एक आइडिया रखो, उसे घटाओ, देखो अल्टीमेटली कितना टाइम बचा। उस लड़की के पास मुझे अभी भी याद है 8 घंटे बचे थे, ठीक है। अब उसने कुछ कुछ टास्क बताए थे। टास्क का जहाँ तक मुझे याद है उसने बताया था कि एक तो न्यूज़पेपर पढ़ना है, एक कोई लेक्चर्स देखने हैं किसी पर्टिकुलर ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट के, और एक योगा करना था उसे, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है लिखो कितने घंटे का लेक्चर है। लेक्चर 2 घंटे का है, चलो वेरी गुड। लेकिन 2 घंटे का लेक्चर देख के हम योगा करने तो नहीं चले जाएंगे। 2 घंटे का लेक्चर देखने के बाद हमें उस लेक्चर को रिवाइज़ भी करना है कि आज क्या पढ़ा, उसके थोड़े प्रॉब्लम्स जो एग्ज़ाम में आ रखे हैं उसे भी देखना है। तो उन सब में करीब करीब 2 घंटा और लग जाएगा। 2 + 2 4, इतना तो मैथमेटिक्स आता होगा। टोटल कितना था 8, अब कितना बचा 4। योगा में कितना टाइम लगेगा, उसने बोला 1 घंटा। चलो ठीक है 5। और क्या काम है भाई, 3 घंटे में तुम देख लो क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, और एक और टास्क जोड़ दो तो तुम्हारा लेटर से 1.5 घंटा तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा, और 1.5 घंटा तुमने और कुछ पढ़ लिया, यार मुझे नहीं पता और क्या पढ़ना था, या फिर और जो भी काम था तुमने कर लिया। और अगर कोई इससे भी आगे कुछ 5वां 6ठा 7वां कुछ टास्क होता है
तो वो हो नहीं सकता। उसे तुम कल के टू डू लिस्ट में डाल दो। अगर तुमने बहुत ही जल्दी जल्दी काम किया अपना, तो फिर तुम्हारा आगे का भी टास्क हो सकता है। दैट मीन्स दैट यू अंडर एस्टिमेटेड योर सेल्फ। अगर तुमने ज़्यादा टास्क दे दिया अपने आप को 6 टास्क लोड कर लिया कि नहीं नहीं ये तो मैं 1 घंटे में ही कर लूँगा, ये तो मैं आधे घंटे में ही कर लूँगा, लेकिन पता चला कि ये तो 1.5 घंटा लग गया और इसमें तो 45 मिनट लग गया जब करने लगे। तो फिर कुछ नहीं है। जो एक टास्क तुमने सोचा था कि आज कर लूँगा लेकिन वो नहीं हो पाया, दैट विल बी कैरिड ओवर टू नेक्स्ट डे। ठीक है, ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है जिससे तुम्हारा काम तो गारंटीड होगा, टेंशन नहीं होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, तुम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे इसकी वजह से। ठीक है, तुम टाइम वेस्ट नहीं करोगे। कसम से बता रहा हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट टर्म नहीं पता था मुझे जब तक मैं 22 या 23 साल का था। हम टाइम वेस्ट बोलते थे। ठीक है, तो तुम टाइम वेस्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग टाइम वेस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बिल्कुल ही लिच्चड़ है मतलब वो बिल्कुल ही घटिया किस्म के इंसान है। उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए और वो बिल्कुल पेरेंट्स का पैसा उड़ाने के लिए बैठे हुए हैं और इसलिए वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। हर एक इंसान में एक मॉरल सेंटर तो होता ही है, मॉरल कंपास होता है, तो उन्हें पता है क्या अच्छा होता है क्या नहीं। लेकिन मैक्सिमम लोग टाइम वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि कब क्या करना है। मतलब उन्हें नहीं पता होता कि अभी क्या करना है उन्हें। ठीक है, जैसे अभी मैंने तुम्हें बता दिया ना कि तुमने ये सारे टास्क अपने सेलेक्ट किए कि आज करना है, फिर तुम सेलेक्ट करोगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप था, सॉरी मैं भूल गया। एक बार जब तुमने डिसाइड कर लिया कि ये टास्क तुम्हारा इतना टाइम लेगा, उसके बाद तुम्हें ये डिसाइड करना है कि पहले कौन करना है बाद में कौन सा करना है। ये एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, अब बेस्ट तरीका ये है कि तुम गूगल कैलेंडर उठाओ। थोड़ा सा तुम्हें दिखाता हूँ मैं। मेरा गूगल कैलेंडर हमेशा भरा रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बता रहा हूँ जो मैं खुद नहीं करता हूँ। ठीक है, पता नहीं तुम्हें कितना दिख रहा है लेकिन इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये गूगल कैलेंडर है ना। तो यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि यहाँ पे टास्क एलोकेटेड है एक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आप गूगल कैलेंडर में एलोकेट कर दो कि 10 बजे से 12 बजे तक मुझे ये करना है, उसके बाद 12:30 से 1:30 बजे तक मुझे ये करना है। ये सारे कुछ टेंटेटिव हैं, क्या दिल पे नहीं लेना है। ठीक है, भावुक मत हो जाओ, ये सारे कुछ टेंटेटिव हैं। तो फिर जब तुम्हारा एक बार ये फिक्स हो जाता है, तो जब 12 बजेंगे तो तुम ये कैलेंडर देखोगे और तुम्हें समझ में आएगा ओ नेक्स्ट टास्क मुझे ये करना है। तो इन दैट केस तुम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, क्योंकि मैंने बताया कि तुम्हारा ब्रेन जो है, इट इज़ वेरी इजी टू फॉरगेट समथिंग। कितने बार ऐसा हुआ है कि तुम्हें कुछ काम करना था और तुम भूल गए? क्योंकि memories are not in a way that we place books in a library, करेक्ट? तो क्या होता है कि कोई एक मेमोरी है, वो समझ लो एक पॉन्ड की तरह, बहुत ही बड़ा केमिकल मिक्सचर है, बहुत सारे केमिकल है उसमें, और वो पर्टिकुलर केमिकल ऐसा नहीं है कि वो मिसिबल है, थोड़ा अलग है। कोलाइडल सॉल्यूशन छोड़ो, ज़्यादा डिटेल में ना जाए, वो थोड़ा नीचे जाके दब गया। ठीक है, जिसे तुम समझ सकते हो कि मैं भूल गया। फिर कभी कभी क्या होता है कि वो सरफेस पे आ जाता है जब तुम्हें वो याद आ गया। तो जब तुम्हें वो याद आएगा तो फिर तुम्हें पैनिक होगा कि अब तुम्हें पास टाइम नहीं है। लेकिन जब तुम भूल गए तो तुम मज़े करने लगते हो। समझ में आया? जिसे हम टाइम वेस्ट बोलते हैं, जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। तुम कभी भी जो भी हो, रील, यूट्यूब, ये सारे माइंडलेसली स्क्रॉल नहीं करोगे अगर तुम्हें पता होगा कि नहीं मुझे अभी ये करना है। ठीक है, जितना तुमने टाइम वेस्ट किया है ना, उतना मैंने भी टाइम वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा। 18 के एज तक मैंने भी बहुत, सीनियर सेकेंडरी तक बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। जब मैं कॉलेज घुसा तो यही चीज़ एक डिफरेंस था कि मैंने कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने एक दो पॉडकास्ट और में ये ज़रूर बोला होगा कि इफ़ यू कैनॉट मेजर यू कैनॉट कंट्रोल। और ये चीज़ मेरे एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर ने फर्स्ट सेमेस्टर में बोला था जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, और ये बहुत ही ज़्यादा मेरे दिल पे लग गया था। ठीक है, कुछ चीज़ दिल पे लेना ज़रूरी होता है। तो फिर उस टाइम से मैंने सोच लिया कि मुझे हर चीज़ मेजर करना है। कुछ भी करूँगा मेजर ज़रूर करूँगा। अगर मान लो मैंने आज राइटिंग किया जो कि बहुत ही क्रिएटिव है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है कि 3 घंटा मैंने
राइटिंग किया है। क्यों? ताकि मैं देखूं कि मैं कितना टाइम राइटिंग पे डाल रहा हूँ, कितना टाइम मैं बाकी बिजनेस पे डाल रहा हूँ, कितना टाइम मैं और सारी चीज़ों पे डाल रहा हूँ। ये सारे चीज़ मेजर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा लाइफ कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यू हैव टू मेजर, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ये जो टाइम वेस्ट का, प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम है, और ये जो तुम्हारा टेंशन या एंजाइटी का प्रॉब्लम है या फिर कंफ्यूजन का प्रॉब्लम है, ये सब कुछ जाने लगेगा। तो इसीलिए कोई भी, अगर तुम्हें ऐसा किसी भी दिन अगर ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं क्या करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो ये बोलने से पहले कि मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, या फिर अपने दोस्तों से मजाक करते हो कि हाँ 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 मैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करता हूँ, ऐसा भी करते हैं कुछ लोग। और वो तुम्हारा दोस्त बोलेगा अच्छा हाँ ये मैं तो इससे भी ज़्यादा टाइम वेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि नोट डाउन कर लो, है ना, सब चीज़ को पेपर पेन ले लो और नोट डाउन कर लो। और अगर बहुत ही ज़्यादा डिजिटल हो तो अपने एप्स में नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये एक अलग ही प्रॉब्लम है कि कभी कभी मैं हरियाणा के दोस्तों से बात करता हूँ तो वो कुछ ऐसा बोलते हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आता बहुत देर तक। जैसे मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, वो ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है पिछले 2-3 साल से। तो वो मेरे को आता है, अरे भाई मेरे को तो एक नया प्रोजेक्ट मिला, पूरा तो मैं हरियाणा का एक्सेंट कॉपी कर नहीं सकता हूँ। तो मैंने बोला कौन सा, क्या प्रोजेक्ट मिला है? बोला अरे भाई वो कनेक्टिंग रोड्स का प्रोजेक्ट मिला है। मैंने बोला कनेक्टिंग रोड का प्रोजेक्ट मिला है? तू रोड कब से बनाने लगा? तू तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर, अभी तू कनेक्टिंग रोड नहीं जानता, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का चीज़ है। मैंने बोला नहीं, ऐसा रोड तो मैंने कभी नहीं सुना है। अरे भाई कनेक्टिंग रोड जो इंटरनल कंबशन इंजन में होता है। मैंने बोला ओहो, कनेक्टिंग रॉड, अच्छा समझ गया। तो हाँ, सुना नहीं है क्या तुमने? मैंने बोला हाँ सुना है, इस तरह से नहीं सुना है बस। तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन बस याद आ गया तो बता दिया, किसी को मैं जज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हम्म, ठीक है, चलो ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें एक चीज़ के बारे में पता चला जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर तुम्हारे लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर फिसलने लगेगा तुम्हारा लाइफ तुम्हारे ही हाथों से। ठीक, और दूसरा चीज़ जो है फोकस, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बोलने का तो है नहीं, बस मैं ये बोलूँगा कि किसी भी चीज़ को तुम पकड़ोगे, अगर तुमने सोच लिया कि मुझे ये करना है, ठीक, तो उस पर टिके रहना होगा बहुत लंबे टाइम तक। इसे हम पेशेंस की तरह भी समझ सकते हैं, लेकिन सारे काम तो नहीं हो पाएंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई क्या बात कर रहा है, इलोन मस्क को इलोन मस्क को देख लो यार, वो 3 कंपनी चला रहा है, तो क्या बात कर रहा है? अरे भाई ठीक है, तुमसे बात करना ही बेकार है। ठीक, क्योंकि तुम सीधा एग्जाम्पल, कुछ लोग तो ऐसे बोलते मैंने वो वाला वीडियो बनाया था ना, शॉर्ट्स, एक शॉर्ट था जिसमें 4 घंटे सोने वाला, जो कि 19 मिलियन ना कितना व्यूज़ हो गया उसमें। कुछ लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बोले अरे ये क्या बात कर रहे हो यार, मैं तो इसे जानता हूँ, ये 3 घंटा सोता है, ये 4 घंटा सोता है, ये पर्टिकुलर बंदा ऐसे सोता ही नहीं है। मैंने बोला ठीक है यार, तो तू भी मत सो, मैंने कब बोला कि बात ही मान ले। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि ये लोग उसके दोस्त हैं। ठीक है, जैसे किसी ने यूट्यूब वीडियो में किसी ने बोल दिया कि हाँ मैं ये करता हूँ, तो वो मान लिया कि हाँ मैं यही करता हूँ, जैसे कहीं पे पढ़ लिया या फिर कहीं से सुन लिया। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरे हिसाब से जब तक तुमने खुद से नहीं देखा या फिर एक्सपीरियंस नहीं किया, बात को मानना नहीं चाहिए। और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही बोलता हूँ कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ये सब कुछ फिजिकली एप्लीकेबल, मतलब तुम कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया कि तुम्हें अगर एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन जो भी हो रहा है और तुम्हारा काम नहीं हो रहा, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं हो रहा है, तो फिर तुम पेपर उठाओ, पेन उठाओ, ये सारे काम करो। तो कर लो ना भाई, वो टैक्स फ्री है। अगर तुम्हें रिजल्ट मिल जाता है तो करते रहो। जैसे पोमोडोरो टेक्निक है, उसमें मैंने बताया कि पढ़ाई करोगे अगर 25-25 मिनट के इंटरवल में या फिर 30-40 मिनट के इंटरवल में, जो भी इंटरमिटेंट अगर वैसे पढ़ोगे इंटरवल के हिसाब से, सेट्स के हिसाब से, तो तुम्हारा एफिशिएंसी इम्प्रूव होगा।
तो अगर तुम्हें लॉजिकल लगता है, और मैं हमेशा लॉजिक के साथ ही बात करता हूँ, तो अगर लॉजिकल लगता है तो अप्लाई कर लो ना, टैक्स फ्री है। और उसके बाद अगर काम करता है तो यूज़ करते रहो। समझ में आया? मोस्ट थिंग्स जो होगा वो ऑब्वियसली सबके लिए तो काम नहीं करेगा, ये भी बात है कि सब कोई अलग अलग होता है, लेकिन मेरे लिए जो काम किया है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। और अच्छी बात मेरे साथ ये है कि तुम्हारी तरह ही मैं बिल्कुल कामचोर था एक टाइम पे, ठीक है? तो अगर मेरे लिए काम कर गया तो तुम्हारे लिए भी कर सकते हैं, ठीक है? सबकी बात नहीं कर रहा वैसे। मैंने कभी कभी, मतलब कभी कभी तो मैं अपने ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा कामचोर समझ लेता हूँ, ठीक क्योंकि कभी कभी वो क्वेश्चंस भी ऐसे पूछते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि मैक्सिमम लोग जो मेरे ऑडियंस में काफ़ी ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, मतलब जितना मैंने पढ़ाई किया था 18 साल के एज तक, उससे तो ज़्यादा ही। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं चेन्नई सेमिनार में था और वो वीडियो मुझे लगता है आया नहीं है, तो आ तो ज़रूर जाएगा, नहीं आया मोस्ट लाइकली। हाँ, जर्नी ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट बहुत ही पसंद आएगा तुम्हें, क्योंकि इवन चेन्नई सेमिनार वाले लोग बोल रहे हैं कि वो वाला पार्ट प्लीज़ पब्लिश कर देना, तो आ जाएगा जल्दी। जर्नी ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट ऐसा ही कुछ करके टाइटल होगा उसका। तो वहाँ पे मैंने पूछा था कि मतलब तुम में से कितने लोग मेरी तरह 65% स्टूडेंट थे, ऐसे मतलब एवरेज स्टूडेंट थे, कितने लोग? तो काफ़ी कम लोग थे एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। मुझे लगता है इसका रीज़न ये है कि जितने लोगों को ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट चाहिए वही लोग मेरा कंटेंट फॉलो कर रहे होंगे, और जिन्हें नहीं चाहिए, जैसे जिस तरह से मैं था लेटेस्ट से, जब मैं 16 साल का था, तो घंटा में ये सारे वीडियो देखूंगा क्यों देखूं भाई? मुझे इम्प्रूव करना ही नहीं है, मेरे को जो चाहिए मुझे मिल गया, मुझे तो वीडियो गेम्स खेलने हैं, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इतना तो मैं बता सकता हूँ कि मैं तुमसे रिलेट कर सकता हूँ, ठीक? ये हिंदी पॉडकास्ट स्टार्ट करने का भी एक रीज़न यही था कि मुझे खुद ही हिंदी का कंटेंट बेटर लगता था जब मैं बहुत ही छोटा था, और अब छोटे छोटे लोग स्टार्ट कर चुके हैं वीडियो देखना। छोड़ो, जो भी हो, थोड़ा सा इस बुक का किसी पेज को एक्सप्लेन कर दूं। वैसे काफ़ी लोगों ने पढ़ रखा होगा तुम लोगों में से, अगर नहीं भी पढ़ा है तो देख लो, जाके फ्री में तुम करीब 30-40 पेज तो पढ़ सकते हो। क्या करना है तुम्हें? बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा वीडियो भी डाल देता हूँ। तुम्हें अमेज़ॉन में जाना है, किंडल पे क्लिक करना है, और प्रीव्यू टाइप का होगा, व्यू सैम्पल, उसमें जाओगे तुम पढ़ सकते हो। तो तुम पढ़ लो ना, खुद ही देख लो। अगर अभी भी तुम उसे फेंस में हो कि पता नहीं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, तो खुद ही कुछ पेजेस फ्री का पढ़ लो। उसमें ना ही तुम्हारा 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम जाएगा, ना ही तुम्हारा एक अठन्नी पैसा जाएगा, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा तुम्हें पढ़ना चाहिए कि नहीं। मुझे लगता है कई लोग ये भी नहीं समझ पा रहे कि ये बुक उनके लिए नहीं लिखा हुआ है जो मतलब बुकवर्म्स हैं, जो बहुत सारे बुक पढ़ते हैं। मैं खुद ही नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर बुक्स पढ़ते रहता हूँ। और बहुत लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि फर्स्ट टाइम रीडर्स, मतलब जिन्होंने कभी भी बुक नहीं पढ़ा था, उन्हें भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और अच्छी बात यह है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बुक पढ़ते हैं उन्हें भी ये पसंद आया, क्योंकि दिस इज़ रिटन in a way as a professional writer should be writing, not in a way that a YouTuber should be writing. In general मैं यही बोल रहा हूँ कि go and try, ठीक? और उसके बाद you make the decision। ये मैं हाई कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि तुमने अगर गलती से भी इसके पहले के 10 पेज पढ़ लिया, तुम नहीं रुक पाओगे, भले तुमने आज तक कोई भी बुक पढ़ा हो ना पढ़ा हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जाके फ्री का देख लो, यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग ग्रेट। बहुत लोग ये भी नहीं समझ रहे हैं कि दिस इज़ नॉट अ सेल्फ हेल्प बुक, इट इज़ अ स्टोरी, अ फिक्शन, अ नॉवल, एंड यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इट जैसे कि ये एक मूवी है, एंड यू विल गेट इमर्स्ड इन द वर्ल्ड, एंड देयर through that journey, through that experience, through that story, you learn a lot of things. And I think this is one level above self help, कि it is not just मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये करो ये करो ये करो। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ एक इंसान है जिसके अपने स्ट्रेंथ्स हैं, उसके अपने फ्लॉज हैं, उसने ठाना है कि उसे ये करना है, उसके लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो कि तुम सबके लाइफ्स में आते हैं, उसमें अपने प्रॉब्लम्स हैं,
लेकिन उसके अच्छी चीज़ों की वजह से वो उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील कर रहा है, ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है इस बुक में। ठीक है, चलो छोड़ो। हाँ, मैं यहाँ से कोई भी एक आइडिया, क्योंकि इस बुक में डायलॉग्स बहुत हैं, सीन्स बहुत हैं, बट बीच बीच में थोड़े बहुत नॉलेज की चीज़ हैं। और एक चीज़ तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, करीब 2-3 मोमेंटम सॉल्वर पॉडकास्ट बैक जाओगे पॉडकास्ट तो तुम्हें एक शायद उसका टाइटल ही ये है, हाँ उसका टाइटल ही यही है, देयर इज़ अ ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी ऑफ एडवर्सिटी, है ना। उस दिन मैंने वो टी शर्ट भी पहन रखा था जिसके पीछे वो लिखा हुआ था। तो इसे अभी डिस्कस नहीं करते हैं, ये पेज 19 में चैप्टर 1, ऑर्डिनरी इज़ द फादर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। चलो चैप्टर 2 में जाते हैं, वर्ल्ड ऑन द अदर साइड, और देखते हैं कि इसमें क्या इंटरेस्टिंग है। हाँ, यहाँ पे कोई कोट या फिर कोई ऐसा कोई मैसेज नहीं है, लेकिन एक सीन है, ठीक है। तो एक सीन है कि स्कार ट्रेनिंग स्कूल, दैट इज़ अ फिक्शनल वर्जन ऑफ बाग ट्रेनिंग स्कूल, इट इज़ इन द वर्ड्स ऑफ स्कार एकेडमी, ठीक है। तो स्कार एकेडमी में इसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में इंटरव्यू था, इंटरव्यू इसने क्लियर किया, सिलेक्शन हो गया। अब ही गोज़ एंड सीज द वर्ल्ड ऑन द अदर साइड, ठीक है। दैट इज़ वाई टाइटल इज़ वर्ल्ड ऑन द अदर साइड। अभी इसे सब कुछ अलग दिख रहा है। अब ये एक गवर्नमेंट सर्विस में आ चुका है और वहाँ का दुनिया देख रहा है। अभी तक इसने दिल्ली के गली गुच्चे के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जहाँ 400 लोग एक क्लास में पैक्ड हैं, वहाँ का इसने दुनिया देखा है। अभी ऑल ऑफ अ सडन ही इज़ अ ग्रुप ए ऑफिसर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ गेजेटेड ऑफिसर, ठीक है। ही इज़ अ साइंटिस्ट। अब उसे एक नया इन्वायरमेंट दिख रहा है जहाँ बड़े बड़े ऑडिटोरियम हैं और चिकने चिकने तुम्हारे स्टेज है, कंफर्टेबल सीटिंग के तुम्हारे चेयर्स हैं, 300 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम है। यहाँ एंटर करता है, देखता है कि ऐसा तो मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं था, और इसे अभी समझ में आता है, ओह अच्छा, इसीलिए सबने बोला था गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का तैयारी करो, ठीक है। तो फिर ये जाता है और इंट्रोवर्ट सा लड़का है, ठीक है। तो इसे ज़्यादा लोगों से बात करने की आदत है नहीं, और ही इज़ नॉट गुड एट दैट, ही इज़ नॉट अ वेरी फ्लुएंट पर्सन जो तुरंत दोस्त बना ले, ठीक है। ही इज़ नॉट एन एक्सट्रोवर्ट। तो ये जाके कोने में सबसे लास्ट सीट में जाके बैठ जाता है। अब क्या है ना कि जब तुम फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि अश्विन तक्ष ने एक स्ट्रैटेजी निकाला है स्कार इंटरव्यू क्रैक करने का, विच इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टेक्निकल इंटरव्यू ऑफ द कंट्री। इसने एक स्ट्रैटेजी निकाला, एक टेक्निक निकाला, क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वहाँ से आता है देयर इज़ अ ब्यूटी इन द सिंप्लिसिटी ऑफ एडवर्सिटी, क्योंकि जब बहुत ही ज़्यादा एडवर्स सिचुएशन होता है, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। तो इसने एक स्ट्रैटेजी निकाला, एक टेक्निक निकाला, एक तरह से समझ लो एक चीट निकाला अपने मेहनत से ही, लेकिन इसने वो इंटरव्यू क्रैक कर दिया विच ही वॉज नॉट सपोज टू क्रैक। ये एक ऐसा इंटरव्यू है जो बस टॉप के इंस्टीट्यूट के IITians NITians ये सारे क्रैक करते हैं, मतलब दे हैव बिन अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट थ्रू आउट देयर स्कूल लाइफ। और इसका जो सीनियर सेकेंडरी का परफॉर्मेंस है, जो मैंने अपना बताया, जो 65% स्टूडेंट, वैसा ही है। इसने बस कॉलेज में मेहनत की, मतलब ऑब्वियसली जो भी स्टोरी लाइन है वो मेरे ही स्टोरी लाइन से सुपर इम्पोज किया हुआ है। तो ही नाउ सीज अ वर्ल्ड ऑन द अदर साइड, बट नाउ ही इज़ सफोकेटेड, क्योंकि इसके चारों तरफ जो हैं ये सारे IIT से आए हुए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं, उन सारे इंस्टीट्यूट जो इसे कभी भी एडमिट नहीं करते 5 साल पहले, ठीक है। और उनकी बातें अलग लेवल की। तो एक जगह इसे ऐसे ही सुनाई देता है कि भाई तेरा इसरो का इंटरव्यू, सॉरी इसरो का रिटन टेस्ट में कितना मार्क्स आया? तो उसने बोला 137, कट ऑफ था 139, ठीक है। तो जैसे ही इसरो का नाम आता है ना, अश्विन तक्ष के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसका पूरा लाइफ का एम्बिशन ही यही बना हुआ है कि इसरो में साइंटिस्ट बनूं, और उसने ठान रखा है कि मुझे सेकंड टाइम भी इसरो का अटैम्प्ट देना है। और जैसे ही उसने सुना इसरो, तो उसने पूछा उससे कि कितना मार्क्स आया? तो उसने बोला कि 137, कट ऑफ 139 था, मतलब इस लड़के का 2 नंबर से छूटा है। फिर कोई और लड़का उससे पूछता तेरा कितना आया था? तो ये बताता है कि मेरा कितना लिखा था 136 लेकिन एक्चुअलिटी रियलिटी ये है
कि उसका मार्क्स था 111, और ये रियलिटी है कि मेरा इसरो 2017 का जो मई 7 को एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरा 111 मार्क्स आया था, आउट ऑफ समझ लो 240 के आसपास जो तुम्हारा टोटल पेपर होता है। कट ऑफ उस साल 139 ही था। इसमें जो भी चीज़ लिखा हुआ है दैट इज़ फैक्चुअली करेक्ट, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सारे चीज़ों को। ये रियलिटी में मेरे साथ सिचुएशन हुआ था, और मैंने भी वहाँ पे 136 ही बोला था। मैंने झूठ बोला था क्योंकि एक प्रेशर आ जाता है ना, लोग तुम्हें जज करेंगे, है ना। तो किसे पता 136 या 111 दोनों फेल ही आता है, कौन देखने जा रहा है। तो इनके आंखों में तुम थोड़े बड़े लगोगे शायद, ऐसा होता है। और एज स्टोरी प्रोसीड्स तुम देखोगे कि ये मेंटालिटी भी ग्रो हो रहा है, मतलब अश्विन तक मैच्योर हो रहा है, और ये सारी चीज़ों को वो डिफरेंटली डील करता है। जिन्होंने पूरा बुक पढ़ा है उन्हें पता है कि चैप्टर 5 में इसका कॉन्ट्ररी भी है, ठीक है। ना चैप्टर 5 नहीं, कौन सा चैप्टर था, आई थिंक चैप्टर 6 नहीं, चैप्टर 5 व्हेन दैट डोर शट्स। जिन्होंने पढ़ा गारंटीड काफ़ी इमोशनल चैप्टर है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई बार लोग ऐसे प्रेशर में आके बहुत सारे झूठ बोल देते हैं। मुझे नहीं लगता कि उससे किसी का भी कोई फ़ायदा है, ठीक है। मुझे लगता है तुम्हारा जो भी रियलिटी है वो सबके सामने रखना चाहिए, और अगर वर्ल्ड तुम्हें उसकी वजह से शेम कर रहा है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि तुम्हें अपना वर्थ इंक्रीज़ करना चाहिए, ठीक है। और वर्थ इंक्रीज़ करने में किसी का कभी कोई घाटा नहीं हुआ, ठीक। यही चीज़ होता है कि मैंने बहुत लोगों को देखा, और ये ऐसा नहीं है कि मैंने बस यहीं पे लिखा तो मैंने बस यहीं पे किया है। मुझे अभी भी याद है कि मेरे ऐसे 55% मार्क्स आते थे, तो मैं अपना रिपोर्ट कार्ड हमेशा छुपा लेता था और लोगों को 65% बताता था, ठीक है। 7th 8th स्टैंडर्ड ऐसे ऐसा मेरा क्लास था, ठीक है। जब मैं उतना छोटा था, कितना 14-15 साल का होऊंगा, 13 ऐसा कुछ। तो ऐसे ही झूठ बोलना आसान होता है ना। मुझे लगता है अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें उस पे वर्क करने का एक रीज़न मिलेगा। तो यू हैव टू फाइंड आउट हाउ यू विल रिएक्ट टू द वर्ल्ड व्हेन दे शेम यू फॉर इट। और कई बार ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि जस्ट बिकॉज वर्ल्ड ये बोल रहा है कि ये करना ज़्यादा वैल्यूबल है और ये करना कम वैल्यूबल है, उसकी वजह से तुम वही काम ना करने लगो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम इस बुक को पढ़ोगे तो अश्विन तक्ष इज एट द बॉटम ऑफ द ट्रेनिंग स्कूल और एकेडमी रैंकिंग, मतलब जो स्कार का ट्रेनिंग स्कूल का एकेडमी है उसमें उसका परफॉर्मेंस लोएस्ट है, ही इज़ द बॉटमर, बट ही वेयर्स इट प्राउडली, क्योंकि ये उसका टारगेट भी नहीं है कि मैं यहाँ पे टॉपर बन जाऊँ। उसका टारगेट है कि उसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, ठीक। तो ये बहुत ही मेंटल स्ट्रेंथ जज करता है इंसान का कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है एंड यू डोंट केयर कि दुनिया क्या बोल रहा है तुम्हारे बारे में, तो तुम झूठ क्यों बोलोगे, ठीक है। तो इन सब वजह से तुम्हें सच बोलना तुम्हारे लिए फ़ायदा होता है। ये मैं कोई रिलीजियस वे में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि तुम्हारे मन में शांति रहेगी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा ग्रोथ ज़्यादा होगा, समझ में आ रहा है। क्योंकि जब तुम उस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो तब तुम उस पर वर्क करते हो। जब तुम्हारे एक रिज़ल्ट की वजह से वर्ल्ड एक तरह से रिएक्ट करता है तो तुम उस रिएक्शन से डील करने में इम्प्रूव करते हो। तो इसीलिए रियलिटी को इम्प्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बस छोटा सा एक पार्ट मैंने उठा लिया। अभी एक क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ जो इंस्टाग्राम में नहीं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आया था, ठीक है। और इसे डिस्कस करके हम आज का ये मोमेंटम पॉडकास्ट का एपिसोड को ख़त्म करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऑल गुड थिंग्स हैज़ टू कम टू एन एंड। एक क्वेश्चन तो बहुत ही बड़ा है, आई डाउट कि हम ये आज डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन मैं ये क्वेश्चन पढ़ देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि what you can be expecting from the upcoming episode. I found a story of yours on Instagram where someone asked about how they are feeling left behind.
in comparison to their friends, batchmates, etc. Because of the preparation, some sort. ठीक है, you said that you would be posting on some podcast. Is it available? ठीक है, ये मैंने पढ़ के थोड़ा बहुत समझ लिया था. इस पर 6 लाइक्स हैं, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड होगा ऑब्वियसली. थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा और मैंने सर्च किया अपने कमेंट सेक्शन में, तो मुझे वो कमेंट भी मिल गया जो एक्चुअली क्वेश्चन था. ये सुनो, आशीष, आई वांट टू आस्क वन थिंग, लाइक योर पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स. आई हैड अ क्लासमेट आर, ठीक है, उसने आर दे दिया उसका नाम. आई रेगुलरली फॉलो अपडेट्स ऑफ हर लाइफ ऑन इंस्टाग्राम. शी शोज शी इज़ एन एयर हॉस्टेस. शी do her duty in plane. She stays in luxurious hotels, restaurants, has luxurious meal तो luxurious नहीं होता यार, वो delicious होता है पर कोई बात नहीं. Travel 2 to 3 country like California, Chicago, ये दोनों ही states हैं एक country के, पर कोई बात नहीं है, भावनाओं को समझेंगे हम, दिल पे नहीं देंगे चीज़ों को. हाँ. But I am preparing for government exam in simple DU college. ठीक है, 8 to 5 college, then study for examination. Nothing new in life. To be honest, I really get jealous of her. वो तो obvious ही बात है. हाँ, means we all dream to travel the world. She is living that. I want to know, ठीक है, how to get over this. देखो यार, पहली बात कि तुम किसी से जलोगे. अभी मैं बहुत ट्राई करूँगा कि मैं किसी बाबा की तरह ज्ञान ना दूँ, ठीक है, लॉजिकली चीज़ों को डिस्कस करूँ. ये रियलिटी में प्रॉब्लम है और सबको होता है, ठीक है. ऐसा एक्ट मत करो कि ये लड़की जिसे लगता है कि कैलिफोर्निया और शिकागो कंट्री है उसे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जो तुम्हें नहीं हो रहा है. उसका जो पॉइंट है वो बिल्कुल सेंस बनाता है और ये तुम सबको ही होता है. और ये प्रॉब्लम थोड़ा बहुत नया है ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि अभी तुम्हारे पास ऑल ऑफ अ सडन कितने सारे लोगों के साथ कनेक्शन बन गया सोशल मीडिया के थ्रू. और ऑब्वियस ही बात है, सबको इंस्टाग्राम में अच्छी चीज़ों को ही डालेंगे, बुरी चीज़ कौन डालना चाहता है ना डिप्रेसिव चीज़ कौन डालना चाहता है अपना. कुछ लोग ऐसा भी करना स्टार्ट कर चुके हैं कि नहीं नहीं अब तो मैं अपना रियलिटी दिखाऊंगा, लेकिन वो ज़्यादा चलेगा नहीं ठीक है. अल्टीमेटली लोग अपने हाईलाइट्स को ही दिखाना चाहते हैं, लेकिन जब तुम ये देखते हो तब तुम ये भूल जाते हो कि वो हाईलाइट्स हैं. वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अभी ट्यून नहीं है. मैंने बताया ना, ये जो दुनिया है काफ़ी नया सा है अभी, जहाँ पे तुम कभी भी 100, 200, 500, हज़ारों लोगों के साथ कनेक्टेड हो और उन्हें तुम देख रहे हो. जो मैं पर्सनली करता हूँ, मैं तो भाई कभी भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करता, कभी भी नहीं. फेसबुक स्क्रॉल नहीं करता, मैं कभी भी किसी के स्टोरीज़ नहीं देखता अगर तुम ऐसा कर लिया, मेरे जैसा बन गए, फिर तो तुम्हारा ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली चला जाएगा. ठीक, कि तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी और की लाइफ में क्या चल रहा है. ठीक, अगर मुझे पता करना होगा कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, जैसे कल परसों मैं अपने एक वही कॉलेज के एक दोस्त से बात कर रहा था जो भी जर्मनी में, अनंत, वो दो बार करीब 8 पॉडकास्ट में आ रखा है. ठीक है, हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में बात किया था, शायद वो फिर आएगा. तो मैंने बात कर लिया तो मुझे पता चल गया कि उसका लाइफ क्या चल रहा है. ठीक, कभी कभी हमने डीएम कर लिया तो हो गया बात, लेकिन ऐसे कंटिन्यूसली फॉलो करते रहना और स्क्रॉल करते रहना, ये तो मेरे लिए कभी भी सेंसिबल रहा ही नहीं है. कि मैं क्यों, इतना क्या इंटरेस्टिंग है यार किसी का लाइफ कि तुम उसे झाँक झाँक के देख रहे हो. सोशल मीडिया को तो मैं बस टूल की तरह यूज़ करता हूँ. आई यूज़ द कॉन्सेप्ट, वो जो पोस्ट एंड घोस्ट जिसे बोलते हैं ना, पोस्ट क्या भाग लिया अभी मैं इसे भी पोस्ट करूँगा मैं भाग जाऊँगा. ठीक, अब तुम किसी ऐसे को फॉलो कर रहे हो, जैसे मेरे भी अगर इंस्टाग्राम में जाओगे तो कुछ लोगों को तो मैंने फॉलो कर रखा है. जैसे मैंने जो रोगन को फॉलो कर रखा है, एलेक्स फ्रीडमैन को फॉलो कर रखा है, और भी जैसे लेट्स से, चलो एग्जांपल ले लेते हैं ना. मैं अपने इंस्टाग्राम में जाता हूँ तो मेरे को ये 1-2 पोस्ट में दिख जाते हैं. ठीक, अभी एक डीजे है जिसका मुझे म्यूज़िक काफ़ी अच्छा लगता है तो मैंने उसे फॉलो कर रखा है. तो मुझे पता है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है या फिर वो अभी करेंटली क्या कर रहे हैं. ठीक, तो ऑब्वियसली वो मैं जो कर रहा हूँ उससे बहुत ही ज़्यादा आगे का काम कर रहे हैं. ठीक, मैं एक पॉडकास्ट चला रहा हूँ, लेक्स फ्रीडमैन एक पॉडकास्ट चला रहा है, देख लो कितना ज़्यादा डिफरेंस है ऑडियंस में. ठीक है, तो मैं जल भुन के राख नहीं हो जाऊँगा ना. आई कैन ऑल्सो टेक इट एज एन इंस्पिरेशन
और ये तुम अपने दोस्त से भी कर सकते हो। लेकिन वही बात हो गया जो अभी थोड़ा देर पहले हमने झूठ बोलने वाली बात करी थी ना, ये बहुत ऑन द सेम लाइन है कि अगर तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगे कि या इसने कुछ अच्छा किया होगा तो ही उसे कुछ अच्छा मिल रहा है। देखो भाई, तुम कितना भी कंप्लेन कर सकते हो, कितना भी बोल सकते हो उसका लक चल गया, लक सबका चलता है, बट जिसे कुछ भी मिला उसने कुछ ना कुछ तो उसके लिए काम किया ही है। ठीक, उसके बिना किसी को कुछ भी नहीं मिलता है यार। किसे मतलब बैठे बैठे हाँ आज तुम एयर होस्टेस बन गए और अब तो तुम्हें कुछ काम ही नहीं करना, अब तुम्हें बस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जैसे शिकागो और कैलिफोर्निया घूमना है। ठीक है, ऐसा नहीं होता यार। जिसका भी क्वेश्चन है दिल पे मत लो, मजाक मजाक में बात करो, नहीं तो ये बाबा वाला ज्ञान बन जाएगा आस्था चैनल वाला। ठीक है, सुन लो। तो फिर क्या बोल रहा था मैं, अपनी ही बातों में भूल गया। सुनो, तो फिर क्या होता है ना, किसी ने भी कुछ भी किया ना तो उसने कुछ ना कुछ तो एफर्ट किया होगा। ठीक है, अब तुम बोल सकते हो कि मैं भी एफर्ट कर रही हूँ, मैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही हूँ, तो हाँ ठीक है ना, किसने बोला तुमने नहीं किया एफर्ट। ठीक, अब उसे भी तो, उसने अभी एक फ़ोटो डाला, उसके लिए उसे कितना काम करना पड़ा होगा। ठीक, तो उसमें भी तो एक पेशेंस है ना। सबके लाइफ में होता है कि हाँ मैं आगे बढ़ूँ, तो उसके भी दिमाग में होगा कि हाँ मुझे ये करना है, तो वो भी किसी का इंस्टाग्राम पोस्ट देखती होगी तो उसे लगता हो हाँ मुझे ये करना है। ठीक, तो उसे भी एज एन इंस्पिरेशन ही लेना चाहिए उसे, रादर देन बिच एंड कंप्लेन अबाउट इट। हम ये बहुत करते हैं यार, कोई भी मतलब थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा करते हुए दिखता है तो हम ये तुरंत बोल देते हैं कि हाँ ये लक है, या फिर ये तो कुछ नहीं कर रहा, हाँ इसका ये पार्ट लाइफ का बहुत ही घटिया है, इतना सक्सेस से यहाँ पे मिल गया तो क्या हो गया। तो व्हाट यू आर अल्टीमेटली डूइंग इज नमिंग योर सेल्फ। मतलब तुम एक एक्सक्यूज दे रहे हो अपने आप को काम नहीं करने के लिए, तुम अपने आप को एक रीज़न दे रहे हो कि हाँ ठीक है इसको तो सब कुछ ऐसे ही मिल गया, मुझे कुछ करने का ज़रूरत है नहीं अभी। तो तुम अपने आप को एक तरह से क्या बोलते हो उसे, संतावना दे रहे हो कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तो बहुत ही सही हूँ। ठीक है, तो उसे एक इंस्पिरेशन की तरह भी ले सकते हो कि हाँ मुझे भी काम करना है और मुझे भी आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे अभी मेरा एक एम्बिशन है कि मुझे एक गाड़ी लेना है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने लोग भी बहुत ही चिकने चिकने गाड़ी चला रहे हैं, मैं ये बोल सकता हूँ कि यार उसके तो बाप ने पैसा दिया होगा। ठीक है, और मैंने तो सब कुछ अपने से किया है जिसकी वजह से मेरे पास अभी गाड़ी नहीं है, तो कुछ लोग तो अमीर घर में पैदा हो जाते हैं, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ कि हाँ भाई मैं भी काम करूँगा तो मैं भी बढ़िया गाड़ी चलाऊँगा, बहुत ही मज़ा आएगा, है ना। तो दैट इज़ ऑल्सो अ मोटिवेशन नाउ फॉर मी। तो तुम किसी भी अच्छे चीज़ को देख के उसे एक अपने विजन में डाल सकते हो कि मुझे आगे बढ़ के ऐसा करना है, या फिर तुम जल भुन के राख हो सकते हो। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि लाइफ का एक पर्टिकुलर ट्रूथ है यार, यही सही है यही गलत है और इसी तरह से होता है। लेकिन ऐसे करने से कम इंसान को एक आगे बढ़ते रहने का मोटिवेशन मिलता है। और मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी अपने अंदर किसी के भी लिए कोई नेगेटिविटी रख के कुछ भी अच्छा किया है। ठीक है, तो कुछ भी अच्छा होगा तो वो तुम्हारा इंस्पिरेशन लेके ही होगा। और मुझे तो डेली बेसिस में ये दिखते रहता है अपने कमेंट सेक्शन में कि आ, लोग ऐसा बोलते रहते हैं कि आ, इतना पढ़ के क्या कर लिया, या फिर इसरो जाके क्या कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन बात ये है कि मुझे ये पता है कि ये तो भी बच्चा है यार। मतलब कुछ लोग जैसे ऐसा बोलते हैं कि इसरो छोड़ना ही था तो ज्वाइन क्यों किया, लेकिन फिर मैंने क्वेश्चन पूछा कि हाउ ओल्ड आर यू, तो पता चला कि वो 15 साल का है। ठीक है, तो अब ये 15 साल का बच्चा जो है, ये अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है तो फिर मतलब उसने अभी से ही अपने आप को ये समझाना स्टार्ट कर दिया कि ये कर भी लोगे तो भी कुछ नहीं होगा और मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर तुम एक बहुत ही गंदे पॉकेट में हो जहाँ से तुम्हारा बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए एक रीज़न चाहिए होता है। ठीक है, और वो हेट करके किसी पे कभी नहीं होता। और ये तुम हर रोज़ बहुत ही माइक्रो लेवल में अगर कर रहे हो तो मैं तो दो ही सॉल्यूशन बताता हूँ, या तो तुम मेरी तरह दूसरे के लाइफ में इंटरेस्ट डालना बंद कर दो भाई। पहली बात तो दूसरे के इंस्टाग्राम पोस्ट देखने से क्या मिल जाएगा। मुझे लगता है बहुत हद तक लोग इंस्टाग्राम इसलिए स्क्रॉल करते रहते हैं
क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है और उनके पास काम इसलिए नहीं है क्योंकि उनको कुछ करना नहीं है या फिर उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उनके पास काम इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने एक टू डू लिस्ट नहीं बनाया, जिसके बारे में हमने पहले बात किया था। अगर तुमने एक बता दिया अपने आप को कि हाँ मुझे इतना काम करना है, इसके बाद ये करना है, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा भाई। तुमने अगर अपने लिए एक गोल बना लिया कि हाँ ये गोल कितना भी बड़ा है मुझे ये अचीव करना है, तुम्हें हमेशा लगेगा मेरे पास टाइम कम पड़ जा रहा है। और जब तुम्हारे पास टाइम कम पड़ जा रहा है, तुम्हारे पास दूसरे के लाइफ में घुस के देखना कि वो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, इसके लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा। और मुझे लगता है मैं ऐसा इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने घुस के 3 साल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी किया है और हमेशा मेरे पास टाइम जितना चाहिए था उससे कम ही रहा है। तो ये सोशल मीडिया में स्क्रॉल करने का मुझे कभी ज़रूरत या फिर टाइम मिला नहीं, तो अब ये मेरी आदत सी बन गई है। ठीक है, चलो ठीक है। होप करता हूँ कि थोड़ा सा सॉल्यूशन मिला होगा। अगर नहीं मिला तो और भी क्वेश्चन जो हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उसे आगे और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लूँगा। चलो ठीक है, आज का पॉडकास्ट मैंने सोचा था कि आधा घंटा 40 मिनट में ख़त्म कर दूँगा, लेकिन हो नहीं पाया। चलो कोई नहीं, इसे यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ, बुक ख़रीदना बहुत ही फ़ायदेमंद होगा तुम्हारे लिए। जाके कम से कम फ्री में पढ़ लो, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा इफ़ इट इज़ वर्थ इट और नॉट। अगर तुमने सोच रखा है कि नहीं मुझे ये बुक नहीं ख़रीदना है, तो आई थिंक तुमने इस बुक को गलत समझ रखा है, और ये गलतफहमी तुम्हारी तुरंत चली जाएगी अगर तुमने फ्री के 2-4 पेज पढ़ लिए, जिसमें तुम्हारा ना ही ज़्यादा टाइम जाएगा और पैसा तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, चलो बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे। और बुक सब जगह अवेलेबल है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जितने भी प्लेटफॉर्म्स तुम जानते हो। और ई बुक भी अवेलेबल है, वो भी किंडल, गूगल बुक्स, आई बुक्स, जितने भी प्लेटफॉर्म तुम जानते हो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।